क्या किया? गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 शुरू किए। यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसा ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। तो उसमें थोड़ा सा पढ़े थे हम लोग, उनको विभाजित कर देते हैं। तो उसमें विद्युत रसायन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये यूनिट नंबर कितना था? 3 था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन। और इसी को वैद्युत रसायन भी कहा जाता है। तो इसमें नाम से ही पता चलता है। यहाँ विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जिसको विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ रसायन का मतलब केमिकल रिएक्शन लेना है। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। वही दो रसायन आपस में संयोग मिलता जुलता है तो नया चीज बनाता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन कराएंगे और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कराएंगे। तो इसी दोनों के बीच जो संबंध होगा, इसी का अध्ययन को क्या करते हैं? जैसे एग्जाम्पल बताया कि ये तुम्हारा बैटरी है, सेल है ना? ये सेल, इसमें केमिकल से भरा हुआ है। ये सब केमिकल आपस में रिएक्शन करता है ना? हाँ, इसी के जरिए रिएक्शन के बाद रिएक्शन से एक एनर्जी निकलता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा होते हैं ना। यहाँ एक तार सटा करके जब बल्ब जोड़ते हैं, जल जाता है कि नहीं? या केमिकल रिएक्शन से हमको करंट उत्पन्न होगा। बल्ब में जो करंट आया उसमें विद्युत धारा आया, तो केमिकल रिएक्शन से क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत धारा। तो इसी दोनों के भी जो संबंध का अध्ययन कर रहे हैं, संबंध के बारे में जान रहे हैं, इसी का नाम है। तो इसमें मतलब विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे ऐसा पढ़ेंगे, इस बर्तन में कोई जैसे कोई पदार्थ का घोल है, जैसे नमक का घोल है। नमक को पानी में डाल दिए और इसमें हम दो धातु का छड़ डाल दिए, जैसे लोहा का छड़, और इसको विद्युत धारा से कनेक्ट कर दिए। तो इस यहाँ करंट है तुम्हारा, इसमें करंट आएगा। तो इसमें नमक में क्या शुरू होगा? तो करंट आएगा तो ये टूट जाएगा, तेल को अलग हो जाएगा, सोडियम। ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। विद्युत धारा दिया तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो यहाँ विद्युत धारा से क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। इसी दोनों के बीच जो संबंध का अध्ययन होता है, उसी का नाम है। उसके बाद इसमें कुछ टर्म पढ़े थे हम लोग। तो पहला टर्म क्या था? कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो चालक का मतलब वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह इसके थ्रू पास होता है, उसी का नाम क्या है? तो कंडक्टर दो प्रकार का होता है। एक मेटालिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर मतलब धातु से बना हुआ चालक, जैसे तार सब है, इसमें धातु होता है ना, कॉपर भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, लोहा भी होता है, पता है कि नहीं? ऐसे ऐसे कंडक्टर को, ऐसे चालक को क्या बोलते हैं? धात्विक चालक, मेटालिक कंडक्टर। और इन सब चालक में जब विद्युत धारा बहता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे भी करंट पास हो रहा है, फैन सब चल रहा है, तो इसमें तार में कोई बदलाव दिखाई पड़ता है? उसमें केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह
गति करता है, उसी के दौरान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसलिए मेटलिक कंडक्टर का परिभाषा लिखा है वैसा चालक जिसमें बिना रासायनिक परिवर्तन हुए विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो मेटलिक कंडक्टर जिसको धात्विक चालक कहा गया, तो इसमें मेटलिक कंडक्टर तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके मूवमेंट के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और दूसरा कंडक्टर बना बताए थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब जो पदार्थ या तो पिघला हुआ अवस्था में होगा या उसको जल में घोल गए तब विद्युत धारा पास करेगा। जैसे नमक है, सूखा नमक पर विद्युत धारा पास होगा? नहीं होगा। नमक को पिघला दीजिए, पिघला को गर्म करके जब पानी में घोल दो तब करंट पास हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है, नमक में Na+ Cl- वो आयन बन जाता है। अलग अलग पानी में आयन सब फ्री हो जाता है, वही आयन इलेक्ट्रॉन को ढोता है एक जगह से दूसरी जगह, करंट को प्रवाहित कराता है। तो ऐसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसको एक वर्ड में क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत अवघातीय। विद्युत अवघातीय का मीनिंग हुआ कि जो पदार्थ या तो पिघला अवस्था में विद्युत धारा को पास करेगा या जल या विलयन में जल में घोल करके विद्युत धारा को पास करेगा, उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके गति के कारण होगा? आयन की गति के कारण। जैसे नमक पानी में घोलते हैं किसका टूट जाता है? ये तो आयन बन जाता है, ये सब उसमें गति करता है, इसी के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ये दोनों कंडक्टर है। मेटलिक कंडक्टर में किसके गति के कारण? और इलेक्ट्रोलाइट में ये सारे आयन है, आयन की गति के कारण। ये दोनों कंडक्टर है, हो गया ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या बताए थे? कोई अम्ल हो सकता है, कोई क्षार हो सकता है, कोई लवण हो सकता है। ये नमक आपका क्या है? लवण। कोई अम्ल ले लेंगे जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको पानी में मिला दो, उसमें करंट पास करो तो पास हो जाए, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। जैसे कोई क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एक क्षार होता है ना, इसको पानी में घोल दीजिए, करंट पास हो जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हो, इसलिए कि ये Na+ OH- आयन में टूट जाएगा तब करंट पास होगा। ऐसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का पढ़े थे। क्या क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और क्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? सबल, जिसको प्रबल बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। और वीक में क्या? दुर्बल, जिसको दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो प्रबल इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग हुआ कि जिस इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रभाव बहुत तेजी से होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रभाव बहुत तेजी से होगा, उसी को कहा जाता है प्रबल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इसका एग्जाम्पल लिए थे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो पदार्थ है ये सब तो अम्ल है ना। ये सब क्या है? ये क्या है? अम्ल का पहचान क्या था? जिसका शुरू में हाइड्रोजन लगा होता है ये सब अम्ल होता है, और जिसके लास्ट में OH लगा होता है क्षार होता है, और जिसमें H रहेगा ना OH ये सब को पानी में घोल दोगे या पिघला दोगे तो करंट पास होगा। लेकिन
इन सब के घोल में करंट तेजी से पास होगा। क्यों कि NaCl मान लीजिए एक कटोरी नमक हम पानी में डाल दिए, एक कटोरी नमक, तो एक कटोरी नमक में NaCl अनगिनत तो होगा ना। तो मान लीजिए एक कटोरी नमक में 1 लाख NaCl का अणु है। NaCl का अणु कितने बार है? 1 लाख। तो टोटल का टोटल अणु यदि आयन में टूट जाएगा तो उसमें आयन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें करंट तेजी से पास होगा। इसलिए वैसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं? और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड का है ना शुद्ध होता है, इसका भी 1 लाख अणु हम पानी में डाल देंगे तो 1 लाख में कुछ ही अणु केवल आयन में टूटेगा और कुछ इसी रूप में रह जाएगा, तो उसमें आयन की संख्या घट गया ना, तो उसमें करंट धीरे धीरे पास करेगा, मतलब उसमें वोल्टेज कम होगा, उससे जो बल्ब जलाएंगे उसमें ग्लोइंग कम होगा, कम चमकेगा बल्ब, रोशनी कम होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं? और क्या जैसे मान लो तुम 100 बचाओ, एग्जाम दिया, टोटल का टोटल पास हो गया, तो स्ट्रॉन्ग हो गया। आज 100 एग्जाम दिया, 80 पास किया, आप 20 फेल हो गए, क्या होगा? वही हो गया, सही बात है। उसके बाद एक बात है हम लोग नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर का मतलब क्या कहते हैं? वहीं का दिखाई पड़े थे। आप लिखो तुम लोग हेडलाइन में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार, इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार कौन सा नाम है? नहीं सर, इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या कहें? विद्युत और घटी। विद्युत और घटी कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? दिमाग में बात कुछ सेट हो रहा है, इसको समझ रहे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग? मतलब जिस पदार्थ का पिघला अवस्था में या जलीय अवस्था में ये तो धारा पास होने लगेगा, उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। पिघला अवस्था में या जलीय क्रिया की अवस्था में उसमें आयन सब क्या होगा? फ्री होगा। उसे आयन के प्रवाह के कारण, आयन के गति के कारण विद्युत धारा पास होता है। और मेटलिक कंडक्टर का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण विद्युत धारा पास होगा, उसको मेटलिक कंडक्टर, धात्विक चालक बोला जाता है। समझ में? आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रबल, प्रबल विद्युत अपघट्य। लिखो, प्रबल विद्युत अपघट्य। और इसको बोलते हैं दुर्बल, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। लिखो, और इसका परिभाषा लिखो। अब इसका परिभाषा क्या होगा बताओ? जो पूर्णता, परिभाषा, जो पूर्णता आयनित होकर
जो पूर्णता आयनित होकर बने क्या बताओ? मतलब तीसरा आंदोलन आने पे टोटल आयन में टूट जाएगा। जो पूर्णता आयनित होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जब पूर्णता आयनित होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है क्या कहलाता है? इसका एग्जाम्पल सब ले लीजिए आप लोग। इसका एग्जाम्पल में जैसे NaCl, KCl, उसके बाद HCl, H2SO4, HNO3, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। हो गया क्या? आप देखो दोस्तों, आप वही इलेक्ट्रोलाइट का परिभाषा लीजिए। वही इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? वही इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बताओ? जो अंशतः का मतलब थोड़ा बहुत कम, अंशतः आयनित होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है वही इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। वही इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक है एसिटिक एसिड CH3COOH, C तुम्हारा। एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है बोरिक एसिड, से ले लो। ये सारे कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका करंट पानी में घोलोगे ना तो इसका करंट धीरे धीरे पास हो, क्योंकि इसमें आयन की संख्या बहुत कम होता है। इतना आप डालते हैं टोटल का टोटल आयनाइज नहीं होता है, ये करंट कम पास होता है धीरे धीरे। अब एक टर्म है नॉन कंडक्टर। अब एक टर्म है नॉन कंडक्टर, जिसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी का एक टर्म नाम है इंसुलेटर। तो क्या कहा जाता है? इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर को क्या बोलता है? इंसुलेटर। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन?
जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा पास नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, लकड़ी है, ये सब में विद्युत धारा पास होगा, नॉन कंडक्टर होगा। देखो, जिससे होकर विद्युत धारा क्या होता है बच्चों? प्रवाहित नहीं होता है। तो इसे ही पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका एग्जाम्पल ले सकते हो तुम लोग। लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया, बहुत सारे हैं। कंडक्टर हो। उसके बाद एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको विद्युत अनपघातीय बोला जाता है। विद्युत अनपघातीय, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा पास नहीं होगा। एग्जाम्पल बताओ। जल में चीनी घुला दो, जल में ग्लूकोज घुला दो, करंट पास होगा? नहीं होगा। वैसे पदार्थ को नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। जल में यूरिया घुला दो, करंट पास होगा? नहीं होगा, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, उसका फिर करंट क्यों नहीं पास होगा? चीनी, नमक, ग्लूकोज ये सब आयन नहीं देता है। नमक देता है, तो परहेज लीजिए। चीनी, ग्लूकोज, यूरिया ये सब पानी में आयन नहीं देता है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका डिफिनेशन, जिसके जलीय विलयन या पिघले अवस्था में पिघला में मोल्टेन स्टेट, फ्रूट स्टेट या मोल्टेन स्टेट इंग्लिश में कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल्टेन स्टेट। जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जिसके जलीय विलयन या पिघले अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो क्या करते हैं बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? इसका एग्जाम्पल हो गया जल, चीनी, जल प्लस चीनी का घोल, जल प्लस चीनी का घोल, या जल प्लस यूरिया का घोल, या जल प्लस ग्लूकोज, जल प्लस ग्लूकोज का घोल। या सीधे लिखो चीनी, यूरिया, ग्लूकोज का जलीय विलयन। इतना लिखने का जरूरत नहीं। क्या लिखोगे सीधे में? चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज का जलीय विलयन, सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब कोई क्वेश्चन कर दे तुमको, नमक का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, जबकि चीनी का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्या बताओ? क्योंकि नमक का विलयन आयन होता है, नमक के विलयन में आयन पाए जाते हैं, इसमें विद्युत धारा बहेगा।
और चीनी के प्रेजेंस में आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित। कहें कि विद्युत धारा दो कारण से प्रवाहित होता है। कौन कौन दो कारण? या तो इलेक्ट्रॉन का गति के कारण या आयन के गति के कारण, है ना। इलेक्ट्रॉन का गति कहाँ होगा? ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ धातु होता है। इसका एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट धातु होता है, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो भी विद्युत का सुचालक होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और दूसरा आयन का गति कहाँ होगा? या तो पदार्थ पिघला हुआ अवस्था में होगा या जलीय विलयन की अवस्था में होगा, तब उसको इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। क्लियर हुआ इसका बात? अब चलो, अब हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है बच्चों? आप पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन हम लोग दो तरीका से किए थे। सेमीकंडक्टर यहाँ नहीं पढ़ना है, उसका अलग क्लास है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेमीकंडक्टर पढ़ाएगा सॉलिड स्टेट में, वो समझता है चैप्टर है ना, वहाँ सेमीकंडक्टर का डिटेल पढ़ेगा। पहला चैप्टर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो तरीका से अध्ययन हुआ था। कौन कौन होता? इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन से, तो उसी को पढ़ना है। इसमें तो इंट्रोडक्शन चला हमारा, जितना पीछे पढ़े उसका यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको दो क्षेत्र में बांट दिया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक क्षेत्र में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है और दूसरे क्षेत्र में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है टॉपिक है पढ़ना। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और इसको बोलते हैं विद्युत अपघातीय, विद्युत अपघातीय सेल। ओके, इसलिए दोनों को डिटेल करना है क्या होता है, लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो क्षेत्र है। क्षेत्र कितना है बच्चों? दो क्षेत्र का ही सब पढ़ना है लोगों को। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो क्षेत्र है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसका डिटेल ये आखिर है क्या, इसके बारे में कितना है तो लिखो। अब हेडलाइन में लिखिए आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे लोग? विद्युत रासायनिक सेल। इसी को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ये तो बैटरी है, यही है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। हम लोग घरेलू भाषा में केवल सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। और इसका केमिकल भाषा क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस सेल का क्या काम था बताइए तो आप लोग? इस सेल का क्या काम है? इसमें केमिकल भरा है और ये केमिकल रिएक्शन होता है, इससे क्या निकलता है? विद्युत धारा निकलता है।
तो यहाँ केमिकल जो भरा हुआ है, तो केमिकल में एक एनर्जी मिलेगा। केमिकल में एनर्जी ना होगा तो उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। इसमें क्या चीज है? रासायनिक ऊर्जा। यह रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा है, होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वैसा यंत्र एक मशीन है कि नहीं? मशीन है। इसलिए वैसा यंत्र जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसकी क्या नाम होता है? विद्युत रासायनिक। रासायनिक मतलब रसायन, केमिकल, और विद्युत मतलब विद्युत धारा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, उसी का क्या नाम होता है? आया समझ में? तो लिखो परिभाषा। अच्छा तो सही बात, इसका इस सेल का कई नाम है। इस सेल को कई नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम है इसी का जान लो। इसका एक नाम है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और एक नाम है वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, और एक नाम है रेडॉक्स सेल, रेडॉक्स सेल। और ये गैल्वेनी और वोल्टा दो वैज्ञानिक था। इन्होंने ही सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल को बनाया था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अब यह रेडॉक्स सेल क्या है अभी समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको हिंदी में लिखेंगे गैल्वेनिक और हिंदी में क्या लिखोगे? गैल्वेनिक सेल। आप इसको लिखोगे वोल्टियर, वोल्टियर सेल, वोल्टियर सेल। इसको लिखोगे रेडॉक्स सेल। क्या लिखोगे? रेडॉक्स सेल। इसको गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल क्यों कहा गया बताओ? हाँ, ये दोनों वैज्ञानिक था, इन्होंने सर्वप्रथम इस सेल को बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर क्या नाम हुआ? गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अब ये रेडॉक्स सेल क्यों कहा गया अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। तो इस सेल का परिभाषा क्या होगा? यदि तुमको पूछ दे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, क्या लिखोगे? बता परिभाषा, बता तुम लोग। वैसा सेल नहीं, वैसा यंत्र, वैसा मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मेरे को पूछा है 2023 में विद्युत रासायनिक सेल क्या है, 5 नंबर में पूछा है। और उसके में है यह एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करें, इसका बनावट कैसा है, मैंने पूरा डिटेल पूछा है। तो इसका पहले परिभाषा लिखो। क्या परिभाषा बताएगा बोलो? वैसा वैसा यंत्र लिखो, जिसको हम डिवाइस बोलते हैं, डिवाइस। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को मतलब केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है बच्चों? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, में बदलता है।
क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। जो रासायनिक ऊर्जा को किसने बदल देता है? विद्युत ऊर्जा आता है समझ में? और इस सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक गैल्वेनिक सेल होता है, जो हम लोग को सिलेबस यही पढ़ना है। विद्युत रासायनिक सेल तो कई टाइप का हो सकता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में हम लोग को एग्जाम इसमें किताब में पढ़ना है। डैनियल सेल। तो यदि तुमको पूछा जाए कि डैनियल सेल किस प्रकार का उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यदि पूछेगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उदाहरण बताओ, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? डैनियल सेल। समझ गए? डैनियल सेल बताना। अब इस डैनियल सेल में आखिर क्या चीज का यूज होता है? तो इसको जिंक कॉपर सेल भी बोला जाता है। क्या होते हैं? जिंक कॉपर सेल। तो आपके एनसीईआरटी बुक में यही है, इसी के बारे में पढ़ना। जैसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा है कि एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करें, इसी के बारे में पूछा है। ये लिखना होगा एग्जाम में। डैनियल सेल समझ गए? थोड़ा पॉज करो देखो। अब इसका डिटेल करना है, ठीक है ना? अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कैसे करंट उत्पन्न होता है, हमें बैटरी के बारे में पढ़ने जाना। बैटरी में कैसे काम करने लगता है, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर कैसे होता है, ये सब कुछ समझो। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या पढ़ने जा रहे हैं? डैनियल सेल के बारे में, ठीक है? अब डैनियल सेल की बनावट क्या है देखो। तो इसमें उदाहरण देखो, एक बर्तन इधर है, एक बर्तन है कंटेनर, है ना, पात्र जिसको बोलते हैं, और एक बर्तन इधर है। दो बर्तन ले लिए, छोटा बड़ा हो गया। और इसमें हम इधर वाले बर्तन में एक सल्फेट का घोल ले लिए, एक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिए। क्या हुआ इसका मीनिंग? हम लोग डैनियल सेल में जिंक कॉपर सेल करने जा रहे हैं, इसलिए इसमें जिंक सल्फेट केमिकल होता है, उसको पानी में घोल दिए, इस बर्तन में रख दिए, और इसके अंदर एक छड़ लिया गया, रड। यहाँ जिंक का ही रंग लेना पड़ेगा। इस लवण में पता है आप है कि क्षार है कि लवण है, तो इस लवण में जो धातु प्रयोग हुआ है, जिंक धातु है, इसी का क्षार लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये हम क्या करेंगे बच्चों? ये क्षार है, यह है तुम्हारा जिंक रड। क्या है ये? जिंक का बना हुआ, जिंक धातु का। समझ में? और इस बर्तन में हम लोग कॉपर सल्फेट का लवण ले लिए,
मतलब इसमें हमने लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? कॉपर सल्फेट ये केमिकल होता है, उसको पानी में घोलते रहते हैं। तो इसमें धातु कौन है? तो कॉपर का क्षार डालेंगे, तांबा का क्षार। तो इसमें तांबा का क्षार रख दिए। तो ये डालाया कॉपर रंग। क्या डालाया? कॉपर रंग। समझ आ रहा? बोलो समझ आ रहा? मतलब कंसेप्ट वाला चीज है। ऐसे रख दिया। तो ये जो जिंक सल्फेट, इसको क्या किया? इसको हम तार से, बिजली का तार होता है, इसको तार से, इसको भी तार से जोड़ते हुए यहाँ पर बीच में आमीटर लगा दिए। आमीटर क्या बताता है? विद्युत धारा बांधता है, इधर से इधर बाहर। क्या होता है? कितना वोल्टेज, पॉलिटिकल वोल्टेज बताता है। आमीटर करंट का फ्लोइंग बताता है, किधर से किधर बाहर। आमीटर हो गया। तो इतना जोड़ दिया, समझ गए? कितना दिक्कत है बोलो? अभी तक कोई दिक्कत है? अब क्या होगा? तो इसमें अपने आप एक क्रिया होता है, एक क्रिया होना शुरू हो जाता है। अपने आप एक क्रिया होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ जो आपका जिंक का क्षार था, ये क्षार किसमें डूबा हुआ है? जिंक सल्फेट के घोल में डूबा हुआ है। और ये क्षार किसमें है? कॉपर सल्फेट के घोल में डूबा हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ जो जिंक का क्षार है, तो इसके अंदर जिंक का परमाणु सब होगा ना, अनगिनत परमाणु होगा, जगह 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 भरमार होगा। यहाँ भी कॉपर का परमाणु सीओ भरमार होगा। तो देखा जाता है इसमें जो कॉपर का परमाणु सब है, ये सब अपने आप कोई करता नहीं, अपने आप इलेक्ट्रॉन का त्याग करते रहता है। तो जिंक परमाणु अब ये ठोस अवस्था में क्षार क्या है? इसमें ब्रैकेट में सॉलिड लिखते हैं। यस को क्या पढ़ोगे? सॉलिड अवस्था में। तो जब इलेक्ट्रॉन, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, परमाणु संख्या 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में 2 आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो जिंक पर कितना चार्ज आएगा? 2 + 4। ये कायम बन गया। अब ये जिंक आया, इस क्षार में नहीं रहेगा, यहाँ से निकलकर इसमें आ गया, घोल में। इसमें आ गया तो जिंक आयन के रूप में घोल में आ गया। तो घोल में आएगा तो पानी में मिल गया ना, तो ये बन जाएगा एक्वास। क्या बन गया? एक्वास। जहाँ भी निकालेगा उसका मतलब जल में है। एक्वास में जलीय अवस्था में। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, उसको इधर प्लस में ऐसे निकाला। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया कि ग्रहण किया? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। उसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हुआ। पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर पढ़ना है आपको, ऑक्सीकरण। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। कितना बोलो समझ में आया? तो ये तो एक परमाणु पर हम दिखाए। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारा परमाणु होगा, तो सारा का सारा परमाणु यही करते रहेगा। कितना बदलते रहेगा? जिंक आयन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, इसी क्षार पर इलेक्ट्रॉन जमा होते जाता है। एक क्रिया बार बार होते रहेगा और इस क्षार में इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएगा और इससे जिंक आयन इसमें आकर घुल जाएगा। जल में मतलब जो सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन था, इसमें आके घुलते रहेगा। बोलो। तो इसके कारण और एक बात, यहाँ जो जिंक सल्फेट का घोल था, पानी में मिला दिए थे ना, तो ये भी टूटा हुआ था Zn2+ में SO4 2-।
ये भी टूटा हुआ था। तो जिंक आयन का सांद्रता तो था ही पहले से, अब यहाँ हर से भी जिंक आयन निकलने का इसमें घुलने लगा, तो इसमें जिंक आयन का सांद्रता बढ़ेगा कि नहीं? सांद्रता मतलब मात्रा बढ़ेगा कि नहीं? तो आप देखो, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जमा होने लगा, एक्यूमुलेट होने लगा, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस तार के जरिए आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और ये कॉपर सल्फेट का घोल इसमें था ना, वो भी पानी में था, तो ये भी किसमें टूटा होगा? ये CO2 प्लस में और SO4 माइनस में टूटा होगा। यहाँ पे एक ही अणु हम दिखाए ना, यहाँ तो अनगिनत अणु सब होगा कॉपर सल्फेट का, तो अनगिनत CO2 प्लस आयन होगा, अनगिनत SO4 माइनस आयन होगा। अरे समझ में? तो क्या करेगा? देखिए, अब इस पर 2 प्लस का मीनिंग क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो अब इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देखता है आते हुए, तो इसको लालच हो जाता है। प्लस माइनस में क्या होगा? इस पर कौन चार्ज है? और आने वाले पर तो इसको आकर्षित करने लगता है। तो क्या करता है? कॉपर आयन इस बॉल से निकलकर इस छड़ में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को लपटने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ करके इसके साथ मिल जाता है। यहाँ पर CO2 प्लस किस रूप में था? ठोस अवस्था में था कि एक्वस में था? बॉल में है कि एक्वस में था, तो एक्वस ले लेंगे। अब जब 2 का कमी है इलेक्ट्रॉन, तो इधर से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, अनगिनत इलेक्ट्रॉन आ रहा था। एक परमाणु कितना का त्याग करता था? 10,000 एक परमाणु त्यागेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 20,000 आएगा कि नहीं? तो इसको भी 2 चाहिए था, तो 2 को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो प्लस का मीनिंग क्या हुआ? प्लस में ग्रहण करना, प्लस लिखे हैं तो क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा। तो 2 माइनस 2 प्लस मिलके क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। जो कमी था पूरा हो गया इसको। अब ये ठोस बन गया। क्या बन गया? और ये कॉपर धातु इस छड़ पर जम गया, यहाँ से निकलकर कहाँ चल गया? कॉपर धर में, वहां जाके जम गया। क्या हो गया? जमा हो गया। सर जिंक भी इलेक्ट्रॉन को हाँ? प्लस में लिखा है। ये त्याग कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसको इधर नहीं लिख करके, इधर नहीं लिख करके, तो -2 इलेक्ट्रॉन दिखा ऐसे। तो यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसलिए इस पर कौन चार्ज आ गया? 2 प्लस चार्ज। और जिसके माइनस को उधर दिखाएंगे तो प्लस में दिखा सकते हैं कि नहीं? इसी को उधर ऐसे दिखाते हैं, या इसको नहीं दिखा दो, यहाँ ऐसे दिखा, या इसको नहीं दिखा दो, प्लस में दिखा, उधर जाए तो प्लस होगा कि नहीं? समझ में? और क्या चल रहा है? यहाँ क्या लिखे हैं कि माइनस लिखे हैं, वैसे दिखा ठोस अवस्था में 2 माइनस को त्यागेगा, तो 2 माइनस को त्यागेगा तो Zn2 प्लस का होगा। ये बन गया आयन में आ गया, तो निकल के किसमें आ गया? गोल में। तो गोल में आया एक्वस हो गया, या माइनस का है, या क्या चिन्ह है? माइनस में क्या त्याग कर रहा, तो उस क्रिया को क्या कहा गया? अब यहाँ कॉपर आयन गोल में पहले से था ना, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ में जमा होने लगा। जमा होते होते इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर दिया, बहना शुरू कर दिया। तो बहते बहते यहाँ आया, तो इसके गोल में कौन आयन है छुपा हुआ? CO2 प्लस। अब ये CO2 प्लस हमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसको
प्लस का मीनिंग क्या हुआ? कमी है इलेक्ट्रॉन का, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो ये यहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये सारा इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है, तो यहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो ग्रहण करने की क्रिया को किसमें दिखाते हैं? प्लस में। कहाँ से है बोला? यहाँ माइनस में है, वहाँ क्या है? पहले ने दिखाया सर, इसलिए अरे इसी को हम ऐसे दिखाए डायरेक्ट कर दिए थे, दो इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो ये माइनस में है, किसी को उधर जाएंगे तो किसमें दिखाए? प्लस में दिखाए। कैसे सेम लग रहा था? ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उस पार था, ये 2 प्लस इलेक्ट्रॉन उस पार था, और यहाँ 2 प्लस इस पार में है, कैसे सेम है? पता चला? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ग्रहण की क्या? तो इस प्रक्रिया को रिडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकरण बोला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, ग्रहण करके इसमें जमा हो गया। अब देखो ये प्रक्रिया अपने आप हो रहा है, कोई करा दे रहा है इसको, इस तरह सजा करके रख दिया तो क्रिया अपने आप होते रहे। बैटरी में जो केमिकल भरा हुआ है, क्या अपने आप रिएक्शन करा रहे? कोई करा रहा है उसमें? अपने आप हो रहा है, तो स्वतः स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप स्वतः होने वाला। तो ये प्रक्रिया और उधर क्या हो रहा है समझ में आया? बोलो इसको दिक्कत है? क्या इसको नहीं बोला, बोलो सबको आ गया, आप यहाँ पर देखो क्या करा हुआ, ये तो हो रहा था, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था। तो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन के बहाने के विपरीत दिशा में बिंदु धारा उत्पन्न होता है, पढ़े होगा? तो इधर से इलेक्ट्रॉन किधर उसमें जा रहा था, तो इसके विपरीत दिशा में क्या बहेगा? करंट उत्पन्न होने लगेगा। ये करंट कहाँ पता चलेगा कि बह रहा है? कहाँ पता चलेगा? इस आमीटर में पता चलेगा, उसमें डायरेक्शन दिखाई देगा, इसमें इसका कांटा ऐसे रहेगा और उधर बहता तो ऐसे रहेगा, इंडिकेट करता है करंट बह रहा है। अब सवाल है कि इस घर पर कौन सा चार्ज आ गया था? माइनस चार्ज आया था। तो इसलिए इस घर को कहा जाता है कैथोड। क्या कहते हैं? अब चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आया था और उधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसके आधार पर इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसका नाम होगा एनोड। मतलब आप कॉपर रड को क्या नाम देंगे? ये जो छड़ है एनोड का काम करेगा और ये छड़ कैथोड का काम करेगा। आप इस कैथोड का नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज? तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उस छड़ में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कारण गड़बड़ हो गई, ऐसे इससे हो गया। ये जो कैथोड अभी नहीं होगा, ये एनोड उल्टा हो गया। देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, तो जहाँ भी जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर ऑक्सीडेशन क्रिया होता है, और ऑक्सीडेशन जिस पर होता है उसका नाम एनोड होता है। क्या नाम होता है? तो एनोड पर यहाँ कौन चार्ज है? तो एनोड पर माइनस होगा। और इस पर क्या हुआ? रिडक्शन, इसके जरिए में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होता है उस क्रिया का नाम रिडक्शन, जिस पर होता है उसको कैथोड कहा जाता है। क्या नाम है? कैथोड। तो कैथोड कौन चार्ज हुआ? प्लस चार्ज। कैथोड कौन चार्ज हुआ? प्लस चार्ज। तो मतलब यदि तुमको पूछा जाए एनोड किसको कहते हैं, तो
बोला कि जिस पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड कहलाता है, जिस पर रिडक्शन होता है एनोड कहलाता है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों या स्पेशल पॉइंट, और कैथोड होता है धनात्मक। कैथोड क्या होता है? धनात्मक होता है। इतना क्लियर हुआ? यदि क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो बन रहा है फिर देख लेना है। समझ गए ना? आप देखो क्या अब इस बर्तन में ये आधा सेल है और एक आधा सेल है, ये हाफ सेल वो भी हाफ सेल, दोनों को मिला के तो कंप्लीट सेल होगा, तब नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी अलग अलग है तो क्या नाम देंगे? हाफ सेल। ये भी क्या होगा? इसको अर्ध सेल, इसको भी अर्ध सेल कहा जाएगा, आधा आधा सेल, और दोनों मिला के तब क्या होगा? कंप्लीट सेल, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। अगर समझ में आप देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, करंट उत्पन्न हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाएगा पूरा। अब डाउन क्या होगा तो देखो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, तो इसमें जिंक आयन का सांद्रता बहुत बढ़ने लगेगा। चारों तरफ इस छड़ को, चारों तरफ से इस छड़ को जिंक आयन क्या कर लेगा? घेर लेगा ना। और इस पर कौन चार्ज है? और ये सब इलेक्ट्रॉन पर माइनस। अब ये क्या करेगा? ये प्लस खुद अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। पहले छोड़ रहा था, जा रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब जिंक आयन का संख्या बहुत बढ़ गया तो खुद जरा हो गया खराब कर देगा। सही तो है। यहाँ पर जिंक आयन निकल कर ये घोल में आ रहा था ना, आया था क्या बोलो? और उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जा रहा था, तो जिंक आयन मतलब प्लस चार्ज हो गया। तो अब ये प्लस ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये सब जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, पता नहीं तो मेरे ही पास रहो, तुमको जाने नहीं देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के गति को ये क्या कर रहा है? रोकना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन का जो गति था बहने का वो धीरे धीरे हट जाएगा। कब घटेगा? जब जिंक आयन का संख्या, जिंक आयन का सांद्रता बढ़ जाएगा। अब फिर इलेक्ट्रॉन तो आ रहा था फिर भी कुछ मात्रा में। आप इधर देखो, इसका कॉपर आयन निकल कर किसमें उछल कर किसमें जाके चिपक रहा था? ये कॉपर रंग में चिपक रहा था। तो कॉपर आयन का संख्या इसमें घटना शुरू हो गया ना, लेकिन ये सल्फेट आयन तो जो का क्यों पड़ा हुआ है, तो सल्फेट आयन का संख्या बढ़ना शुरू कर दिया। पहले संतुलित था, जितना कॉपर आयन था उतना सल्फेट आयन भी था, क्योंकि एक अणु से CO2 प्लस SO पर ही न बनेगा, तो जितना अणु टूटा होगा तो उतना ही संख्या में बैलेंस होगा। तो यहाँ से कॉपर आयन निकल कर चिपक करके किसमें जमा हो रहा था? कॉपर पे। तो सल्फेट आयन को घट रहा था। सल्फेट आयन की संख्या क्यों था? कॉपर आयन क्या हो रहा था? तो यह सल्फेट आयन तुम्हारा भर गया, अधिक संख्या में आ गया। तो अब ये जो अधिक संख्या में आ गया, अब इधर से क्या आ रहा है? अब इस पर भी कौन चार्ज है? इस पर भी कौन चार्ज है? तो माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, विरोधी होगा, विरोध करेगा। पता नहीं हम माइनस में तो माइनस में आ सकते, तो यह इसको आने का विरोध करेगा और ये इधर से खींचेगा। तो बता इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू करेगा क्या?
इलेक्ट्रॉन का बहाना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, इसलिए करंट में बहाना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहते रहेगा तब तक करंट रहेगा। तो इसलिए एक समस्या खड़ा हो गया वैज्ञानिक के सामने, और इस समस्या को दूर करने के लिए आया इस समस्या को दूर करने के लिए आया एक साल ब्रिज का प्रयोग किया गया। साल ब्रिज क्या होता है? इसको साल में क्या होता है? लवन। अब ब्रिज बने सेतु, पुल। ब्रिज बने क्या होता है? पुल। ब्रिज में बनता है और रोड है बीच में खड़ा हुआ तो क्या होता है? इस बार से उसका पुल बना देता है, वही ब्रिज हुआ। वही बात क्या है, आप इस हाफ सेल से इस हाफ सेल में के बीच पुल बना देगा, एक ब्रिज बना देगा, तो इस ब्रिज को उल्टा यू आकार वाला नली बोला जाता है। अब यह उल्टा यू आकार वाला नली, यू है कि नहीं? वो उल्टा यू ऐसे लिखते हैं ना, इसी को उल्टा के हुआ कि नहीं? ये नली है, बीच में इसका नली बना हुआ पाइप जैसा, ट्यूब जिसको बोलते हैं नली, ट्यूब। पर इसका नाम है बच्चों सात ब्रिज। इस नली का क्या नाम है? सात ब्रिज, लवन सेतु। हिंदी में क्या बोलते हैं? लवन सेतु। तो 2014 में यही पूछा था, लवन सेतु के कार्य लिखे हैं, आगे ये काम क्या करेगा तो देखना आप। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पढ़े इलेक्ट्रोलाइट पढ़े ना, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है? एक पोटासियम क्लोराइड हो सकता है, इसके अलावा KNO3 भी हो सकता है, पोटासियम नाइट्रेट, या अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। या K2CO3 का भी हो सकता है, पोटासियम कार्बोनेट। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। और ये सिर्फ अभी तो ठोस अवस्था में होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट कब बनेगा? पर इसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता है, उसका नाम होता है अगर अगर। क्या होता है? अगर अगर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, या एक जिलेटिन होता है, जिलेटिन। आप सुने ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है जिलेटिन। तो ये सब मिला करके तब इसको पिघलाया जाता है। तो पिघलाने के बाद तब इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो मान लीजिए इसमें हम KCl का प्रयोग करेंगे और इसके साथ अगर मिलाकर उसको तब पिघला दिए, तब ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रोलाइट जब पिघल गया तो किसमें टूटेगा? Cl-। तो Cl एक ही बार नहीं ना होगा, अनगिनत होगा। यहाँ भी K प्लस अनगिनत, Cl माइनस में अनगिनत। तो इस साल ब्रिज के अंदर रखा हुआ है। आप देखो इधर क्या चीज का सांद्रता बढ़ रहा था? ये बैंड का सांद्रता बढ़ रहा था। अब ये किसको आकर्षित करेगा? Cl माइनस को। तो Cl माइनस इधर से एक प्लस को खाते रहेगा, क्या करेगा? मतलब इसको Cl माइनस उदासीन करते रहेगा। तो ये कायन की सांद्रता घटना शुरू हो जाएगा कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन को इससे छुटकारा मिलेगा कि नहीं? अब इसको खाने वाला कौन आ गया? सब इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री महसूस करेगा। तो पहले मेरा दुश्मन भाग गया, मेरा दुश्मन जा रहा है, तो फ्री होगा कि नहीं? तब इलेक्ट्रॉन फिर इधर बाहर शुरू होगा। अब इधर कौन मार रहा था? और ये क्या कर रहा था? इसको आने का विरोध कर रहा था, क्या कर रहा था? तब इसको कौन खाएगा? K प्लस इसको आकर्षित करने लगेगा, K प्लस इसके करीब आ जाएगा, बोला नहीं आपको मेरे पास हो। और ये K2SO4 बनेगा दोनों मिलकर के, तो इस बॉल में घुल जाएगा, इस बॉल में घुल जाएगा। अब इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसको विरोध करने का तो मिलेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर से आकर्षित करने का भी गुण खत्म हो गया।
अब इधर से विरोध करने का भी गुण खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा कि नहीं? तो इसलिए करंट भी तेजी से बढ़ेगा। तो साल्ट का यही काम है कि दोनों जो हाफ शेल में आयन पड़ा हुआ था उस आयन को उदासीन कर दिया। उदासीन मतलब समझे? ये जो प्लस था इससे मिल गया, दोनों मिलकर चिपक गया, उदासीन हो गया। तो यहाँ एक क्लोराइड बनेगा, इस बॉल में घुल जाएगा। बॉल में क्या होगा? घुल जाएगा। और ये केक किससे मिलेगा? SO4। और K2SO4 बनेगा, इस बॉल में घुल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला या इधर से कोई विरोध करने वाला बचा? तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर से इधर बहता रहेगा, अब विद्युत धारा ऊपर होता रहेगा। यही है इलेक्ट्रोकेमिकल। समझ गया? आप पूछा था ये लवण सेतु साल ब्रिज का काम क्या है? पता क्या काम किया है? दोनों हाफ शेल में जो आयन था उसको उदासीन कर दिया, मतलब विद्युत उदासीनता का काम करता है। विद्युत उदासीनता का काम करता है। दूसरा काम क्या कि एक हाफ शेल को दूसरे हाफ शेल से जोड़कर विद्युत परिपक्व कर दिया, मतलब सर्किट बना दिया, कंप्लीट सर्किट हो गया। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर बना शुरू कर दिया, इधर से विद्युत दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगा। तो मतलब सर्किट को जोड़ने का काम किया, एक हाफ शेल को दूसरे हाफ शेल से जोड़ दिया। और क्या यही है साल्ट का काम। तो आपको थोड़ा लेकर इसी में खत्म हो जाएगा। आप देखो इसका काम समझ में आया कैसे काम करता है? आप देखो बच्चा, आप सुनो, इस घर का क्या नाम पड़ा था? इस घर का क्या नाम पड़ा था? और उस घर का तो एनोड और कैथोड को मिलाकर एक वर्ड में नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड। क्या नाम देता है? इलेक्ट्रोड। एनोड और कैथोड को मिला के क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड। और मतलब इलेक्ट्रोड ही दो प्रकार का होता है, एक एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड किसको कहा जाएगा? जिस पर ऑक्सीडेशन किया होगा। जिस पर क्या किया होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड किसको कहा जाएगा? जिस पर रिडक्शन किया होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते रहेगा, रिडक्शन का मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता रहेगा। समझ में आया? और एनोड पर नेगेटिव चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ? कि जिंक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा था, इसमें जमा होते जा रहा था, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर कॉपर की ओर जाने लगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को ऑक्सीडेशन, इसलिए जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहा जाता है। जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हमेशा एनोड कहा जाता है। और इधर क्या होता था? कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को रिडक्शन, तो रिडक्शन जिस पर होता है उसको कैथोड कहा जाता है। कैथोड पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। लेकिन आगे से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या पढ़े हम लोग? केमिकल रिएक्शन के द्वारा करंट उत्पन्न करा रहे हैं। जैसा केमिकल रिएक्शन है ना सर, तो केमिकल रिएक्शन के कारण से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हुआ था। तो ऐसा स्थिति में तब एनोड पर कौन चार्ज होगा? माइनस, और कैथोड पर प्लस। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है ना दूसरा, जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर है, दूसरा क्या है? वहां पे उल्टा होगा, एनोड पॉजिटिव बन जाएगा, कैथोड नेगेटिव। इसका उल्टा होगा, इसे कंफ्यूज नहीं करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर कौन चार्ज? माइनस चार्ज। माइनस क्यों उत्पन्न हुआ पता चला? आप देखो चार्ज, आप यहाँ पर देखो एनोड किसको कहा गया पता चला? किसको कहा गया एनोड? जिस धातु पर या जिस तत्व पर या जिस क्षण पर ऑक्सीडेशन क्रिया होता है वो क्या कहलाता है? और जिस पर रिडक्शन होता है कैथोड।
तो इसलिए एनोड कैथोड को एक वर्ड में क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड। इतना क्लियर है? आप देखो क्या, अब ये जो हाफ सेल है इसका क्या क्या नाम देते हैं इसको समझो। ये जो हाफ सेल है इसको क्या क्या नाम देते हैं? तो इस हाफ सेल में क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहते हैं? और इस सेल में क्या हुआ था? इसका नाम होता है रिएक्शन हाफ सेल। समझ में आया? और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इधर ये हाफ सेल किस साइड है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको लेफ्ट हाफ सेल भी कहा जाता है। और ये कौन साइड है? इसलिए इसको राइट हाफ सेल भी कहा जाता है। समझ में? और इसमें ऐसा प्रथा है, मतलब ऐसा प्रचलन है, ऐसा रिवाज है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड में ही हमेशा एनोड रखा जाता है, राइट साइड में ही हमेशा कैथोड रखा जाता है। उल्टा कर दो तो गलत हो जाए। ये कस्टम है और रिवाज है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड हमेशा क्या रहेगा? एनोड रहेगा, और राइट साइड हमेशा कैथोड रहेगा। आगे समझ में? इसलिए इस सेल का क्या क्या नाम है बताओ? एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, और इसको एनोड कहा गया था ना, इसको एनोड हाफ सेल भी कहेंगे। और उधर क्या होगा बताओ? रिएक्शन हाफ सेल, राइट हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। और इधर वाला नेगेटिव था कि पॉजिटिव? नेगेटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। आ गया समझ में? या बोल गई सब? हाँ, ये समझ में आता है कि नहीं? ये किताब में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। या यूट्यूब पर बहुत आजकल चला है, उल्लू झुल्लू सब यूट्यूब शुरू कर देता है, तो उससे कुछ बताएगा, सबसे पता ही नहीं चलेगा क्या बोलना। समझ गए? तो आप देखो, आप यहाँ पर आप क्या बोलने जा रहे हैं? अब इसका डिटेल लिखाना होगा। और इसका सात ब्रिज का क्या काम था पता चला? सात ब्रिज क्या काम किया? दोनों हाफ सेल को जोड़कर विद्युत परिपथ पूरा कर दिया। और दूसरा क्या काम किया? दोनों हाफ सेल के आयन को उदासीन कर दिया। समझ गए? अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसमें सभी इलेक्ट्रोलाइट का यूज नहीं कर सकते हैं, किसी खास का यूज कर सकते हैं। खास का मतलब ये उदासीन होना चाहिए, मतलब अक्रिय होना चाहिए, उदासीन अक्रिय होना चाहिए, अक्रिय में इनर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आप KCl का यूज किए थे तो K किससे मिला था? HCl किससे मिला था? तो ZnCl को बना था। अब ये जाकर के इसमें किसी से खुद रिएक्शन नहीं करना होगा, ये चुपचाप इसमें भूल जाना होगा इसको। इन्हें ZnCl को बना उस जाके कोई दूसरा परेशानी उत्पन्न कर रहा है, यदि सही नहीं ना होगा इसको चुपचाप उस बल में क्या जाना होगा? मिल जाना होगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। इसी को इनर्ट बोलते हैं, उदासीन मतलब अक्रिय बोलते हैं। उसी तरह यहाँ H2SO4 बना था, K2SO4, ये भी क्या होना चाहिए? मतलब अक्रिय होना चाहिए, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम खराब नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये भी दिक्कत में आ जाएगा, ये प्रोसेस टूट जाएगा। इसलिए ये भी मतलब अक्रिय होना चाहिए, चुपचाप इसमें घुल जाना चाहिए, मिल जाए चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं। वही बात यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? अक्रिय होना चाहिए, मतलब इनर्ट नेचर का होना चाहिए। बरकरार रहा है। उसके बाद और ये जो सांद्रता जिंक सल्फेट का सांद्रता लिया जाता है, कंसंट्रेशन 1 m लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1 m इसका सांद्रता, इसका भी सांद्रता 1 m लिया जाता है इस सेल में। तो इतना बात को आप इसको कंप्लीट करिए देते हैं, आप लर्न क्यों करें?
आप देखो इधर, आप यहाँ पर देखो इधर कौन सा रिएक्शन हुआ था? इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ था ना, और इधर ये तुम्हारा रिएक्शन हाफ रिएक्शन था, साइड में बोलो। आप दोनों को जोड़ेंगे तब ना सेल रिएक्शन होगा, पूरे सेल का रिएक्शन करवाएगा। अभी तो आधा आधा सेल का रिएक्शन अलग अलग है, दोनों को जोड़ेंगे तब पूरे सेल का क्या कराएगा? सेल रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा, तभी वो कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा। तो अब इस जोड़ने में हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लेंगे, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लेंगे, तब मिलके हो जाएगा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। कंप्लीट क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेड माने रिडक्शन, वॉक्स माने ऑक्सीडेशन, समझ में? रेड माने वॉक्स माने ये दोनों, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है उधर क्या हो रहा है, इसलिए दोनों मिलाकर एक साथ क्या बना है, इसलिए चौथा नाम हम लिखे थे रेडॉक्स सेल, ठीक है कि नहीं? अब उसके बाद देखो, उसके बाद ये यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है अलग अलग बर्तन में हो रहा है कि एक ही जगह हो रहा है? अलग अलग बर्तन में हो रहा है, इसलिए इस रेडॉक्स रिएक्शन का नाम होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? मतलब वो प्रत्यक्ष हो रहा है, एक अलग बर्तन में हो रहा है, दूसरे अलग बर्तन में हो रहा है, इसलिए इस रेडॉक्स रिएक्शन का नाम क्या होगा? डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। यह दोनों प्रक्रिया एक ही बर्तन में होता तब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विद्युत रासायनिक सेल में किस प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है? अप्रत्यक्ष से हुआ पता चला, दोनों क्रिया अलग अलग बर्तन में होता है। तो अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दोगे? बताओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है? विद्युत धारा का प्रवाह करंट, विद्युत धारा किधर से किधर जा रहा है? राइट से, मतलब कैथोड से नोड जा रहा है, कैथोड से, तो बाह्य परिपथ से जा रहा है कि आंतरिक परिपथ से? बाह्य परिपथ से जा रहा है। और क्या अब यदि पूछा जाए कि विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? एनोड से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, लेफ्ट से राइट, ये सब बता देते। और पूछेगा कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है धनात्मक ऋणात्मक, और कैथोड क्या होता है? धनात्मक। अब बताओ क्वेश्चन पूछेगा इस तरह यदि पढ़ोगे क्वेश्चन पूछेगा? हाँ, अब हाथ ये तुम पढ़ देने को पड़े होगा, बार-बार रिवाइज करते रहना होगा। आप देखो बच्चा, अब यहाँ तुम्हारा साल ब्रिज कैसा होना चाहिए? अक्रिय सक्रिय दोनों क्या होगा? अक्रिय होना चाहिए, मतलब साल ब्रिज चुपचाप आयन को लेके इसमें भूल जाना चाहिए। ये हम ऐसा साल ब्रिज का ऐसा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करती है, अब जाकर इससे तो मिला लेकिन इसमें नया चीज खड़ा कर दिया है वहाँ, इस थाली से खाया उसी में छेद कर दिया, होगा क्या था? उसको क्या होना चाहिए? चुपचाप इस बॉल में भूल जाना, इसमें कोई मतलब नहीं है। तब करंट इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, इधर से उधर बढ़ते रहेगा, आप विद्युत धारा ऊपर होते रहेगा, इसका काम। अब इतना पहले लिख लो, अब इस खेल का
है अच्छा तो आप समझिए लोग पूरा थोड़ा सा अब हम लोग को सेल अब हम लोग को पढ़ना है इसमें दिखाना फिर आप समझना है सेल रिप्रेजेंटेशन सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब सेल निरूपण मतलब सेल को हम लोग शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं इतना बड़ा हमेशा यूज करना संभव नहीं ना है तो न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा या ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा उसके लिए निरूपण दिया गया इस सेल को हम लोग शॉर्ट में कैसे यूज करेंगे जैसे सोडियम का संकेत क्या लिखते हो उसी तरह सेल का भी सांकेतिक रूप दिया गया तो कैसे लिखोगे देखो इधर वाला जो था कौन सा है लेफ्ट की राइट वो जिंक का बना था कि कॉपर का जिंक का बना था तो जिंक का झाड़ उसमें था ना तो इसलिए यहाँ लिखना है जिंक और ये पहले झाड़ ठोस अवस्था में था और यही इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो क्या बना था जिंक आयन बना था तो जिंक आयन किसमें आया था Ze2 बना अब ये आयन किसमें खुल गया था चलिए तो क्या लिखेंगे और ये जिस क्षण के द्वारा ये क्रिया हुआ जिस क्षण में ऐसा क्रिया हुआ वह हुआ जिंक इलेक्ट्रोड ये हुआ जिंक इलेक्ट्रोड जिंक क्षण है ये जिंक लड़ है इसका नाम होगा जिंक इलेक्ट्रोड और इधर राइट साइड कौन था तो कॉपर आयन पहले था इसमें कॉपर आयन बहुत से निकल के गया क्षण में तो इसको एक्वस में था और इधर आकर कॉपर ठोस जम गया था क्षण में तो जिसके जरिए होगा उसको कॉपर इलेक्ट्रोड कहा गया ये तो क्षण है एक लाइन है एक कॉपर रड है और ये लाइन क्या है एक रड है और दोनों को जोड़ा था कौन साल ब्रिज दोनों हाफ शेयर को कौन जोड़ा था तो बीच में दो लाइन ऐसे देते हैं ये होता है साल ब्रिज का पहचान इसका पहचान साल ब्रिज तो इधर पता साल ब्रिज के इधर कौन लेफ्ट साइड की राइट है लेफ्ट हाफ शेयर का क्या कहा जाएगा और इधर एनोड है कि कैथोड इसको कहा जाएगा एनोड हाफ सेल एनोड हाफ नेगेटिव था कि पॉजिटिव नेगेटिव हाफ सेल ऑक्सीडेशन था कि रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल समझ गए और इसके अपोजिट होगा इधर क्या होगा राइट हाफ सेल राइट हाफ सेल और इधर कैथोड हाफ सेल और क्या होगा पॉजिटिव हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल हो जाए समझ गए तो यही सेल का रिप्रेजेंटेशन तो इस रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपण को देख करके हम बता सकते हैं कि जिंक से जिंक आयन बना है इसका मतलब जिंक दो इलेक्ट्रॉन पर त्याग किया होगा तभी जिंक आयन में बदला होगा इलेक्ट्रॉन त्यागता तो कौन क्या करता तो त्यागने के बाद प्लस कितना का त्याग किया होगा और यहाँ Cl2 प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का कमी है दो इलेक्ट्रॉन का कमी है इसके पास ये जो त्यागा था इसी दो को ये क्या किया होगा तब किसमें बदल गया होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन इधर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसलिए आया समझ में अब सेल रिएक्शन लिखेंगे ये तो अभी प्रेजेंटेशन हुआ तो रिएक्शन इसी को देखते हुए लिखना अब देखो कैसे तो हम लोग को सेल रिएक्शन पहले हम लोग को लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है तो बताइए पहले क्या बताओ किस अवस्था में तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या बना तो ये किसमें आ गया और जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था इधर प्लस में गया
अब दूसरा होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इधर कौन होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ तुम्हारा क्या था बोलो? C2 प्लस था ना, ये एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन को दहन किया होगा तब किसमें बदला होगा? सॉलिड फॉर्म में बदला होगा। इसलिए यहाँ पर अब रिएक्शन कैसे लिखना है? देखो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? किस फॉर्म में है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था इसी को क्या करता है? और किसमें आ गया? ये फॉर्स बन गया। तो ये हुआ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ये हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तब एक कंप्लीट रिएक्शन होगा, इसलिए दोनों को जोड़ना होगा। अब जोड़ने के टाइम एक विशेष ध्यान रखना है कि इधर का जितना इलेक्ट्रॉन है उधर का भी इतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन मतलब समान संख्या में होना चाहिए। इधर कितना है बोलो? इधर कितना है? अभी तो समान है, इसलिए दोनों कट जाएगा। उदाहरण इधर नहीं कटेगा, ये की तरफ रहता तो करता अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इधर कौन डायरेक्शन में है? राइट। ये किसमें है? इसमें कट गया। तो नहीं पढ़ते हो x + 2 बराबर y + 2 क्या हो? नहीं करता है, नहीं करता है। तो x बराबर क्या हो गया? y। आप देखो आप दो इसमें आचार्य का यदि यहाँ तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन रहता और यहाँ 2 रहता तो क्या करते? तो दोनों को बराबर करना होगा। जैसे समीकरण में पढ़ता दोनों तरफ समान करते थे तो इधर 3 से गुना करना पड़ता, उधर 2 से गुना पूरे के साथ हो जाता। अब 3 से गुना पूरे के साथ होता तब में बराबर होता। ऐसा स्थिति हो जाएगा। तो आप बताओ जोड़ोगे तो क्या बना? जोड़ोगे तो क्या? इधर क्या बचा? एक सॉलिड प्लस क्या बचा? CO2 प्लस H+। अब इधर क्या होगा? H2 प्लस प्लस क्या बचा? ये हुआ कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन और इसी का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? जबकि इसमें जिंक से जिंक आयन तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 प्लस से CO रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में दोनों क्रिया साथ साथ हो रहा है ना। ऐसे रिएक्शन का क्या नाम होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम चौथा नाम लिखा है रेडॉक्स सेल। लिखा है कि नहीं? तो ये होगा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यही 5 नंबर में पूछा था बच्चा है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था? विद्युत रासायनिक सेल क्या है? तो परिभाषा लिखा है, परिभाषा लिखा है ना, ये लिख देना है। उसी में पूछा है एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करें। यह विद्युत रासायनिक सेल में डायनियल सेल के बारे में पूछ रहा है। यही हुआ था डायनियल सेल। अब सवाल है यहाँ आपको पूछ सकते हो, ये बैटरी है तो ये दोनों अलग अलग बर्तन, इसमें दोनों अलग अलग बर्तन है क्या? तो एक ही है। तो ये पूरा प्रक्रिया इसी के अंदर सेट कर दिया है। ये दोनों प्रक्रिया इसी के अंदर सेट कर दिया है। ये डायरेक्ट वाला है और ये सब क्या था? डायरेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, इसके अंदर भी एक ये है बाउंड्री है दिया हुआ, इसमें बाउंड्री है। यहाँ भी डायरेक्ट ही रेडक्स होगा, एक बाउंड्री है। इसका जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में स्पेशल, ये सेल कैसे बनता है, क्या क्या इसमें केमिकल है, सब पार्ट क्लियर हो। इसको बाउंड्री है अंदर में, इसको तोड़ोगे तो बहुत सारा केमिकल आता है, पता है ना। कागज का पेपर भी रहता है और काला काला बैटरी, काला काला छड़ रहता है, पता है ना। वो के देखे इसमें दोबारा डायरेक्ट रिएक्शन होगा। तो यही है
इलेक्ट्रोकेमिकल चेन का क्रियाकलाप समझ गए। तो आज का क्लास में अगले दिन अब लिखा है बताना नहीं है, अगले दिन सबको दिखाना एक तारीख है तो रॉक में समझाए अगले दिन आप सुनाओ। आप लोग वीडियो जाके वीडियो देख लेना हो जाएगा। हमसे इस बात में है ना, इस बात